बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 28 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टाइमिंग डायग्राम ऑफ अ सिंक्रोनस डीकेड काउंटर। अब दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था कि डीकेड काउंटर बेसिकली एक ऐसा काउंटर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है ये करता है। ठीक है, या तो वो अप के अंदर करेगा या डाउन के अंदर करेगा सिर्फ 0 से 9 तक या 9 से 0 तक। अगर ये अप काउंटर है तो फिर ये 0 से 9 तक काउंटिंग करेगा, और अगर ये डाउन काउंटर है तो फिर ये 9 से लेकर 0 तक जो है काउंटिंग करेगा। मतलब सिर्फ ओनली 10 स्टेजेस जो है वो कंप्लीट करेगा। जैसे ही 0 से 9 तक या 9 से 0 तक स्टेजेस जो है वो कंप्लीट होंगी तो ये नए सिरे से जो है रीसेट हो जाएगा। मतलब नए सिरे से 0 से स्टार्ट हो जाएगा या फिर 9 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ऐसे काउंटर को हम डीकेड काउंटर कहते हैं, जो मतलब सिर्फ ओनली 10 स्टेजेस कंप्लीट करता है 0 से 9 तक या 9 से 0 तक 10 स्टेजेस बनती हैं। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम समझाई गई है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लॉक इनपुट है वो तमाम के तमाम जो चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको कॉमनली मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप है तो उसका मतलब है इसकी जो टोटल ओवरऑल वैसे स्टेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी 2 की पावर 4, जो कि बनती हैं 16। मतलब अ, इसकी 16 स्टेजेस हैं, मतलब 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, लेकिन हमने देखो इसको इसी सेम सर्किट को क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये डी कैड काउंटर है ना, डी कैड काउंटर है, तो ये क्या करेगा, ये 0 से 15 तक नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या करेगा 0 से लेकर 9 तक जब ये जाएगा तो हम इसको बाय फोर्सली जो है वो स्टॉप करवाएंगे, और स्टॉप करवाने के बाद दोबारा से नए सिरे से 0 से स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लॉक इनपुट है ये सब फ्लिप फ्लॉप को जो है कॉमनली मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हमारे पास ये एंड गेट जो है, ये ये और उसके बाद एक एंड गेट ये है। ये जो एंड गेट है ये वाला और ये वाला, ये एंड गेट हमने प्रीवियस भी पढ़े थे कि जब मैंने आपको बताया था कि जब आप एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप को आपस में अटैच करके जो है ना वो ज़्यादा बिट काउंटर बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, करंट आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी जो इनपुट्स होती हैं वो अपने से पीछे वाली तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से अटैच होती है। तो ये तो आपने वहाँ भी एंड गेट पढ़े थे। यहाँ पे जो नया एंड गेट लगा है वो ये वाला एक लगा है, और एक ये वाला नया एंड गेट लगा है, और एक ये वाला आर गेट लगा है, जिससे ये क्या बन गया, ये एक 4 बिट डीकेड काउंटर बन चुका है, जिस जो 0 से 9 तक सिर्फ मूव करेगा या 9 से 0 तक मूव करेगा। तो इस सर्किट डायग्राम को इतना डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं इसको समझते हैं इसकी टाइमिंग डायग्राम से। तो ये दोस्तों इसकी टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम से आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लॉक इनपुट है इसको हमने सेट किया हुआ है फॉलिंग एज के ऊपर, कि मतलब जब जब फॉलिंग एज आएगा तब तब हमारा जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये वर्क करेगा। और आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ये डिपेंड कर रहा है आपकी क्लॉक इनपुट के ऊपर। मतलब जब आपकी क्लॉक इनपुट आया करेगी फॉलिंग एज के ऊपर तो आपका ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। इसी तरह जब आपके इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का फॉलिंग एज आया करेगा तो उससे आपका ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप वर्क किया करेगा। इसी तरह आपके ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है जब इसके ऊपर फॉलिंग एज आया करेगा तो उससे आपका ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो अपने से पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड कर रहा है, कि मतलब उससे पीछे वाला जो फ्लिप फ्लॉप है जब उसके ऊपर फॉलिंग एज आया करेगा तो उसके फॉलिंग एज से नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क किया करेगा। अब देखें ये जो हमारे पास थर्ड फ्लिप फ्लॉप है जिसको हमने F2 आउटपुट का नाम दिया हुआ है, जब इसके ऊपर फॉलिंग एज आएगा तो फिर आपका ये जो चौथे वाला फ्लिप फ्लॉप है ये वर्क किया करेगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के ऊपर दोस्तों तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के ऊपर जो है आपकी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू भी 0 है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू भी 0 है, थर्ड फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू भी 0 है और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू भी 0 है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही फॉलिंग एज आया, मतलब क्लॉक इनपुट का जैसे ही फॉलिंग एज आया तो इस क्लॉक इनपुट से ओनली जो आपका ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है सिर्फ इसकी आउटपुट चेंज होगी। तो मतलब ये 0 से ना आउटपुट, तो ये 0 से क्या हो गई 1 हो गई है, 0 से क्या हो गई है 1 हो गई है। लेकिन जो बाकी फ्लिप फ्लॉप है वो अभी भी 0 ही रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी आपका फ्लिप फ्लॉप है वो अपने से पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप की फॉलिंग एज पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्लॉक इनपुट है इसके फॉलिंग एज आने से सिर्फ ओनली आपका ये जो F0 आउटपुट है सिर्फ ये चेंज होगी, बाकी कोई आउटपुट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एज आया, फॉलिंग एज आया किसके ऊपर, क्लॉक इनपुट के ऊपर। जैसे ही क्लॉक इनपुट के ऊपर फॉलिंग एज आया तो फ़ौरन से क्या हुआ कि ये जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू 1 से क्या हो गई है 0 हो गई है। लेकिन उसी के साथ-साथ एक और चीज़ ज़रा नोट करें,
उसी के साथ-साथ ये देखें ज़रा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपके इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप मतलब F0 आउटपुट के ऊपर फॉलिंग एज आएगा, तो इसके फॉलिंग एज से जो इसका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है मतलब ये F1 आउटपुट है, ये 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 से 1 हो गई है। लेकिन जो बाकी फ्लिप फ्लॉप है दोनों, वो अभी भी 0-0 ही रहेंगे, क्योंकि उनसे पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर अभी तक फॉलिंग एज नहीं आया। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉलिंग एज फिर आगे, जैसे ही फॉलिंग एज आया तो फ़ौरन से हमारी आउटपुट जो है इस फ्लिप फ्लॉप की फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और 1 होने के बाद चूँकि अभी इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर नेक्स्ट कोई फॉलिंग एज नहीं आया, लिहाज़ा ये जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट अभी भी 1 से 1 ही रहेगी, क्योंकि ये चेंज कब तब होगी जब इस प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर फॉलिंग एज आएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है, इसकी आउटपुट भी चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इससे पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर अभी तक फॉलिंग एज नहीं आया, लिहाज़ा यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इस टाइमिंग की बात करें, मतलब T4 से T5 तक जो टाइम है, इसके दौरान क्या हुआ? इसके दौरान आपका ये क्लॉक इनपुट क्या हो गया? इसके ऊपर फॉलिंग एज आया। जैसे ही फॉलिंग एज आया तो आपके पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 से क्या हो गया? 0 हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर भी फॉलिंग एज आया। जैसे ही फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर फॉलिंग एज आया, तो फ़ौरन से क्या हुआ कि आपका ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू 1 से क्या हो गई है? 0 हो गई है। और उसी के साथ-साथ जब सेकंड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर पहला फॉलिंग एज आया, तो उससे क्या हुआ कि आपके नेक्स्ट जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू 0 से क्या हो गई है? 1 हो गई है। और ये जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है, इसकी वैल्यू अभी भी आउटपुट अभी भी 0 ही रहेगी। इसकी आउटपुट अभी भी 0 इसलिए है क्योंकि इससे जो पीछे वाला फ्लिप फ्लॉप है, मतलब ये थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप, इसके ऊपर अभी कोई भी फॉलिंग एज नहीं आया। इसलिए जब तक आपके करंट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उससे पीछे वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके ऊपर जब तक फॉलिंग एज नहीं आएगा। ठीक है? उसके बाद ये अगर हम इस टाइम की बात करें T5 से T6 तक, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलिंग एज आया, तो आउटपुट 0 से क्या हो गई है? 1 हो गई है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जो है कोई फॉलिंग एज नहीं आया, लिहाज़ा ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसकी वैल्यू अभी भी 0 से 0 ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी अभी कोई फॉलिंग एज नहीं आया, मतलब यहाँ पे इस टाइम के दौरान, मतलब आपने जिस टाइम पे खड़े हो ना उस टाइम की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे T5 से T6 के दरमियान अभी यहाँ पे कोई भी फॉलिंग एज नहीं आया, लिहाज़ा यहाँ पे इसकी आउटपुट भी 1 रहेगी और इसकी आउटपुट भी 0 ही रहेगी। जब ये वाला टाइम हम देखेंगे, अब हम T6 से T7 तक देखेंगे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे ही फॉलिंग एज आएगा, जहाँ-जहाँ मतलब फॉलिंग एज आया ना, उस फॉलिंग एज के लिहाज से नेक्स्ट वैल्यू चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे पहला फॉलिंग एज आया, इसकी वजह से क्या हुआ, 1 से वैल्यू 0 हो गई है। उसके बाद ये यहाँ पे फॉलिंग एज आया, तो इसकी वजह से नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू 0 से क्या हो गई है, 1 हो गई है। और यहाँ पे कोई फॉलिंग एज नहीं आया, लिहाजा यहाँ पे वैल्यू अभी भी 1 नहीं रहेगी और यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद बाकी तो अब आपको पता चल ही गया कि अब ये वैल्यू जो है 0 से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ये देखो आप यहाँ पे फॉलिंग एज जा रहा है। तो इस फॉलिंग एज की वजह से यहाँ पे वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जबकि वहाँ यहाँ वैल्यू 1 ही रहेगी, यहाँ भी 1 ही रहेगी और यहाँ पे भी 0 रहेगी। ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी बात करें इस टाइमिंग की, तो इसमें देखें हमारे पास सारे फॉलिंग एज आ गए हैं। देखिए यहाँ पे फॉलिंग एज आया, जिसकी वजह से ये वैल्यू 0 से क्या हो गई है, ओह सॉरी 1 से क्या हो गई है, 0 हो गई है। उसके बाद ये वाला फॉलिंग एज क्या करेगा, ये वाला फॉलिंग एज अपने से नेक्स्ट इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज करेगा। तो मतलब इसकी 1 थी आउटपुट, तो ये क्या हो गई है, 0 हो गई है। उसके बाद ये जो फॉलिंग एज है, ये क्या करेगा, ये अपने इस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 से क्या कर देगा, 0 कर देगा। उसके बाद ये जो फॉलिंग एज है, ये क्या करेगा, ये इस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू आउटपुट जो है 0 से क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉलिंग एज है, लिहाजा इसकी वजह से सिर्फ इसकी आउटपुट चेंज होगी, 0 से क्या हो जाएगी 1, बाकी सारे रिमेन सेम रहेंगे। तो इसकी आउटपुट 0 थी तो 0 ही रहेगी, इसकी आउटपुट 0 थी तो 0 ही रहेगी, इसकी आउटपुट 1 थी तो 1 हो जाएगी। ठीक है? इस तरह से। लेकिन अब दोस्तों गौर कीजिएगा ज़रा, जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 ये, क्योंकि आपको पता है ना हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, तो 1 0 0 1 0 0 1, मतलब ये 9 की बाइनरी है। जैसे देखिए 9 आया, तो 9 आने के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉलिंग एज की वजह से यहाँ पे वैल्यू होगी 0 और इस फॉलिंग एज की वजह से यहाँ पे वैल्यू होगी ये 0। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो काउंटर है वो दोबारा से जो हमारा काउंटर है जो दोबारा से रीसेट हो गया है। हालाँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉलिंग एज के आने से यहाँ पे वैल्यू 0 थी, तो इसको 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों जो पीछे वाला हमारी स्टेज थी उसमें 9 आ गया, जैसे ही 9 आया तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है ये स्टॉप कर देगा और जैसे ही ये स्टॉप करेगा तो फ़ौरन से यहाँ पे हमारा जो पूरे का पूरा सर्किट है वो दोबारा से रीसेट हो गया और यहाँ पे 0 0 आ गया। और ये आप देख सकते हैं, इसको आपने उल्टा पढ़ना होता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं 0 0 0 ये 0 की बाइनरी है, उसके बाद ये 0 0 1 ये 1 की बाइनरी है, उसके बाद ये 0 0 1 0 ये 2 की बाइनरी है। ठीक है? तो मतलब आहिस्ता से आप देख सकते हो कि
0 से अप टू सो ऑन आगे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, जो कि एक अप काउंटर की निशानी है। तो ये एक बेसिकली हमारे पास डीकेड सिंक्रोनस डीकेड अप काउंटर बन चुका है, ठीक है, जो कि सिर्फ 0 से 9 तक ही मूव कर रहा है, और इसको इसी को डीकेड काउंटर कहते हैं, कि जो सिर्फ या तो 0 से 9 तक मूव करे या 9 से 0 की तरफ मूव करे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मूड एन सिंक्रोनस काउंटर। अब ये मूड एन कौन सा काउंटर होता है दोस्तों? एक ऐसा काउंटर जिसको हम किसी भी नंबर तक मूव करवा सकते हैं। मतलब इसमें हम जो स्टेजेस है ना वो फिक्स नहीं होती, इसमें हम स्टेजेस जो है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लाइक आपने कहा मुझे एक ऐसा काउंटर चाहिए जो 0 से लेकर 6 तक मूव करे, तो इसका मतलब है जब आप जीरो एक ऐसा काउंटर बना दोगे जो कि 0 से लेकर 6 तक मूव करेगा, तो इसकी मैक्सिमम स्टेज कौन सी है? 6। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये मूड 6 सिंक्रोनस काउंटर है। इसी तरह मान लो कि आपने एक ऐसा काउंटर बना दिया जो 0 से लेकर मूव कर रहा है 8 तक, ठीक है। तो अब अब जब आप ये वाला काउंटर बनाओगे 0 से लेकर 8 तक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूड 8, यानी यहाँ पे ना एन की जगह पे वो वाला नंबर आ जाएगा जिस नंबर तक आपने मैक्सिमम काउंटर बनाया है। मतलब जो आपके काउंटर की जो मैक्सिमम स्टेज है ना, वो वाला नंबर यहाँ पे एन की जगह पे आ जाएगा, बाकी ये पूरा नाम ऐसे ही रहेगा। तो मूड यहाँ पे जो कि मैक्सिमम स्टेज 6 थी, तो यहाँ पे हमने लिखा मूड 6 सिंक्रोनस काउंटर। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेज है वो 8 है, 0 से लेकर 8 तक, तो ये बन जाएगा मूड 8 सिंक्रोनस काउंटर। अगर इस तरह मान लो ये 0 से लेकर 11 तक हमने एक ऐसा काउंटर बनाया जो 0 से लेकर 11 तक मूव कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेज है वो 11 है, तो ये इसको हम पढ़ेंगे मूड 11 सिंक्रोनस काउंटर। तो यानी मूड एंड काउंटर दोस्तों, सिंक्रोनस काउंटर एक ऐसा सिंक्रोनस काउंटर होता है जिसको हम अपनी मर्जी से जो है किसी भी एक मैक्सिमम जो स्टेज होती है, जो हमारी विश होती है, वहाँ तक हम इसको जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मूड एंड काउंटर इस काउंटर को कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनस काउंटर्स। यानी दोस्तों वो कहना चाह रहे हैं कि आपके पास आपको अभी भी जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए आपको डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में अटैच करना पड़ता है। तो मान लो दोस्तों आपने एक बहुत बड़ा काउंटर बनाना है, एक बहुत बड़ा काउंटर से मुराद मतलब आपने एक ऐसा काउंटर बनाना है जो 4 बिट हो, तो आपको इससे मतलब 4 मतलब जितने बिट बनाना हो उतने फ्लिप फ्लॉप अटैच करने पड़ते हैं। मान लो अगर मुझे 16 बिट का जो है वो सिंक्रोनस काउंटर बनाना, तो इसका मतलब मुझे 16 फ्लिप फ्लॉप जो आपस में अटैच करने पड़ेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा सर्किट बन जाएगा। तो दोस्तों इस झंझट से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर दिया। दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट मीन आईसी। दोस्तों ये जो आईसी होते हैं ना, इन आईसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो है वो हमारा सर्किट बना होता है। तो यहाँ पे जो हमें जिस आईसी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, वो एक ऐसा आईसी है जो कि 74HC163 एक आईसी है, जो कि जिसकी खूबी क्या है, ये एक 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर है। मतलब इसके अंदर आपको मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप अटैच करने की ज़रूरत नहीं, 4 फ्लिप फ्लॉप अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, और एक बहुत ही हैवी सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, जब भी अब आपको सिंक्रोनस काउंटर बनाना होगा कितने बिट का, 4 बिट का, तो आप सिंपली इस आईसी को जो है वो यूज़ कर लोगे, जिस आईसी का नंबर मैंने क्या बताया 74HC163। तो जब भी आपने जो है वो इस आईसी को यूज़ करोगे, तो इसका मतलब है आप 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर बनाना चाहते हैं। अब इस आईसी के अंदर दोस्तों डिफरेंट पिन्स हैं, उन पिन्स की ये डिटेल लिखी हुई है, आप इन डिटेल्स को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूँ, ये दोस्तों ये आईसी की शेप बनी हुई है। इस आईसी के अंदर ये जो आपको 4 पिन्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये D0, D1, D2, D3, ये बेसिकली इन डाटा इनपुट्स हैं। ये क्या है? डाटा इनपुट्स हैं, जहाँ पे आप मतलब अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी बाइनरी 4 बिट की कोई भी बाइनरी दे सकते हो। जो भी दोस्तों आप यहाँ पे इन डाटा इनपुट के ऊपर जो भी 4 बिट की बाइनरी दोगे ना, उसी बाइनरी से आपका ये जो आईसी है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद दोस्तों ये आपकी जो है आउटपुट लाइन्स हैं, जो कि 4 हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, यानी इनके ऊपर 4 बिट जो है वो आउटपुट आएगी। तो ये आपके पास आउटपुट पिन्स हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपके पास क्या है, ये एक्टिव लो क्लियर इनपुट है। मतलब इसके ऊपर जब ये इसका नाम है क्लियर इनपुट। इस क्लियर इनपुट के ऊपर जब भी आप 0 दिया करोगे ना, यहाँ पे जो है बार का मतलब क्या है कि ये एक एक्टिव लो इनपुट है। मतलब जब भी आप इसके ऊपर 0 दोगे ना, तो ये एक्टिव हो जाएगी। क्लियर इनपुट क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। जैसे ये एक्टिव होगी तो आपके इस आईसी को जो है वो क्लियर कर देगी। क्लियर से मुराद ये है कि ये नए अगर यहाँ पे आपने कोई मान लो इन डाटा इनपुट प्रोवाइड की हुई है, तो वहाँ से दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा आईसी, या फिर जो है ये आईसी जो है वो बल्कि क्लियर करने से क्या होगा, 0 0 0 और 0, हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा। सॉरी, ये चीज़ मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो क्लियर इनपुट है ना, इसको अगर आप एक्टिव कर देते हो, मतलब इसके ऊपर 0 वैल्यू दे देते हो, तो ये आपका जो आईसी है ये 0 0 0 यानी 0 से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, यानी पूरा आईसी जो है रीसेट हो जाएगा एक दफ़ा।
उसके बाद दोस्तों ये जो है ना, ये वाली इनपुट जिसके ऊपर लिखा रहा है लोड, ये लोड इनपुट है। और ये लोड इनपुट जो है ये भी एक एक्टिव लो इनपुट है, मतलब ये भी 0 के ऊपर एक्टिवेट होती है, 1 के ऊपर एक्टिवेट नहीं होती। जो दोस्तों एक्टिव लो इनपुट होती है ना, वो एक ऐसी इनपुट होती है जिसके ऊपर 0 वैल्यू देने से ये एक्टिव होती है, और अगर आप इसके ऊपर 1 वैल्यू दोगे तो ये एक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ पे लोड के ऊपर 0 वैल्यू देने से ये एक्टिव होगी। जैसे ही दोस्तों ये एक्टिव होगी ना, तो यहाँ पे हाँ, ये वाली जो पिन है ना आपकी, ये लोड वाली, ये आपके इस डाटा इनपुट को क्या करती है, लोड करती है आपके इस आईसी के अंदर, ठीक है। और वहाँ से आपका आईसी जो है वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी 2 पिन्स है ना, ईएनटी और ईएनपी, ये बेसिकली दोनों जो पिन्स हैं ये मिलकर जो है, इनके ऊपर 1-1 प्रोवाइड जब किया जाता है ना, तो ये आपका आईसी जो है वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये दोनों जो पिन हैं, ये मिलकर आपके इस आईसी को अनेबल करती हैं। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है पिन जिसके ऊपर लिखा आ रहा है CLK, ये बेसिकली क्लॉक इनपुट है, जो कि एक्टिव हाई क्लॉक इनपुट है। मतलब इसके ऊपर 1 आएगा तो आपका ये आईसी जो है वर्क किया करेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो आरसीओ है, ये बेसिकली एक पिन है जिसको हम अटैच करते हैं किसके साथ, अपने इस क्लियर इनपुट के साथ, कि जब भी दोस्तों हमने अपने इस सर्किट को दोबारा से रीसेट करना हो, तो हम जो है यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करवाते हैं। और वो सिग्नल जो है यहाँ, वो आप बिट कह लो उसको, वो बिट जो है यहाँ से होती हुई किसको मिलती है, इस क्लियर इनपुट को। और वो जो क्लियर इनपुट है वो क्या करती है, वो आपकी इस आईसी को 000 से स्टार्ट करवा देती है। क्लियर जी। तो ये इस आईसी ये बेसिकली, जब भी आपने, अब ये आपको समझ आ गई कि जब भी अब आपने 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर बनाना होगा, तो आप उसके लिए जो है 4 पैरेलल जो है वो फ्लिप फ्लॉप यूज़ नहीं करोगे, बल्कि आप इस तरह ये एक आईसी यूज़ कर लोगे जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 4 बिट का काउंटर लगा हुआ है। उसके बाद ये दोस्तों इसकी टाइमिंग डायग्राम बनाई गई है। इस टाइमिंग डायग्राम को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। ऊपर बस सर्किट सर्किट जो मैंने आपको समझाया उसको बस जो आपको ऊपर आईसी मैंने एक्सप्लेन किया, बस आपने उसको समझना है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास कैस्केडिंग काउंटर्स। दोस्तों ये कैस्केडिंग काउंटर्स क्या होते हैं, कहता है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कैस्केड इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर्स टुगेदर टू फॉर्म लार्ज काउंटर इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर फ्लिप फ्लॉप्स टू इम्प्लीमेंट लार्ज काउंटर्स। मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने इससे भी ज़्यादा बड़े लार्ज काउंटर बनाने हो, मतलब जैसे ऊपर आपने जो ऊपर जो काउंटर बनाया वो कौन सा था, 4 बिट काउंटर था। मतलब उसमें वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम 15 तक। तो मतलब 0 से 15 तक, मतलब 16 जो है इसमें वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी थी ऊपर वाले काउंटर, जो कि आपने 4 बिट काउंटर पढ़ा। अगर मान लो दोस्तों आप चाहते हो कि आपका एक ऐसा काउंटर हो जिसमें 8 बिट काउंटर हो, कितना बिट हो, 8 बिट काउंटर हो या 12 बिट काउंटर हो या 16 बिट काउंटर हो, तो उसके लिए आपको यहाँ तो ये करना पड़ेगा कि आपको बहुत ही ह्यूज फॉर्म के अंदर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में टुगेदर मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर इसका आसान तरीका ये है कि ये जो ऊपर आपने 4 बिट आईसी पढ़ा ना, 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर का जो आईसी पढ़ा आपने, उस आईसी को अगर आप एक से ज़्यादा मरतबा आपस में अटैच कर दो, जिस तरह आप एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप को आपस में अटैच करते हो ना, ऐसे ही अगर आप एक से ज़्यादा आईसी को आपस में अटैच कर दो, 4 बिट आईसी को, तो वो आपके पास क्या बन जाता है जनाब, एक लार्ज जो है वो आपके पास कैस्केड डीकेड काउंटर्स बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास एक ये आईसी है और एक ये आईसी है, ये भी 4 बिट आईसी है, ये भी 4 बिट आईसी है, तो टोटल ये कितना हो गया, 8 बिट हो गया। अब ये 8 बिट जो आईसी है, ये एक बहुत ही ह्यूज फॉर्म के अंदर आपको वैल्यू जो है वो करके देगा, उस यानी परफॉर्म स्टेजेस, मैक्सिमम जो स्टेजेस है वो परफॉर्म करके देगा। लेकिन ये चूंकि डीकेड काउंटर है, केस के डीकेड काउंटर है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप एक स्पेसिफिक जो वैल्यूज है वहां तक भी इसको मतलब रन करवा सकते हो। जैसे ही वो स्पेसिफिक वैल्यू आए तो फ़ौरन से आप क्या कर दो, इसको दोबारा से रीसेट कर दो। और या फिर जो अगर आपने इसको डीकेड के तौर पर यूज़ करना, डीकेड का आपको पता है डीकेड कौन सा काउंटर होता है, एक ऐसा काउंटर जो 0 से लेकर सिर्फ 9 तक मूव करता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, या 9 से लेकर 0 तक मूव करता है। तो यहाँ पे ये देखें, आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक ह्यूज जो काउंटर बनाना हो, एक लार्ज जो काउंटर्स है उसको क्रिएट करना हो, आपकी विश या कि आपके पास एक ऐसा काउंटर हो जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर जो आपकी स्टेजेस हैं उनको काउंट करे, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, आप इन 2 आईसी को या मल्टीपल आईसी को आपस में पैरेलली अटैच कर दोगे। अब इन आईसी के अंदर आप अगर आप गौर करो, तो आपकी ये जो क्लियर इनपुट है, आपने इसको क्या कर दिया, कॉमन कर दिया है। मतलब अपनी पहले इस आईसी की क्लियर इनपुट को उठाकर दूसरे इस आईसी की क्लियर इनपुट के साथ अटैच कर दिया। इसी तरह आपके पास ये जो लोड इनपुट है उसको भी आपने दोनों आईसी की लोड इनपुट को आपस में कॉमन कर दिया। उसके बाद आपके पास ये जो फर्स्ट जो आपके पास आईसी था, उसकी ईएनटी और ईएनपी को आपके ऊपर आपने उसको पॉजिटिव 5 वोल्टेज दे दिया। मतलब पॉजिटिव 5 वोल्ट का मतलब है कि 1 वैल्यू मिल रही है इन दोनों को काम कंटिन्यूसली। और उसके बाद दोस्तों जो आपकी क्लॉक इनपुट थी वो आपने कॉमन कर दी है, मतलब दोनों आईसी की क्लॉक इनपुट जो है वो कॉमन कर दी है। उसके बाद ये जो आपकी सेकंड आईसी है, उसकी ईएनटी और ईएनपी जो है वो कहाँ से आपको मिल रही है, वो आपको प्रीवियस जो आईसी की आरसीओ है ना, उसकी आउटपुट एज ए इनपुट मिल रही है किसको, नेक्स्ट इस आईसी के ईएनटी और ईएनपी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पिन्स के ऊपर। और उसके बाद ये इस फर्स्ट
सॉरी ये सेकंड इस आईसी की 4 डाटा पिन्स हैं और ये इस फर्स्ट आईसी की 4 डाटा पिन्स हैं। ये फर्स्ट आईसी की 4 जो हैं वो आउटपुट पिन्स हैं और ये सेकंड आईसी की 4 आउटपुट जो है वो पिन्स हैं। क्लियर? उसके बाद ये इसका वो टाइमिंग डायग्राम दिखाई जा रही है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हो आप इसको। बस ऊपर जो आपको समझाया वो आप निकाल देना। उसके बाद उसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर्स विद ट्रंकेटेड सीक्वेंस। अब ये ट्रंकेटेड सीक्वेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ट्रंकेटेड सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि इसको इसमें आप एक स्पेसिफिक जो है मैक्सिमम वैल्यू तक मूव करते हो। मतलब मान लो दोस्तों जो भी आपके पास काउंटर है, अगर उस काउंटर की जो मैक्सिमम रेंज है, मान लो एक काउंटर है जिसकी मैक्सिमम रेंज 0 से लेकर 15 तक है, लेकिन आप चाहते हो ये जो काउंटर है ये 0 से लेकर सिर्फ जो है वो 7 तक मूव करे, या आप चाहते हो ये 7 से लेकर मैक्सिमम जो है वो 15 तक जाए। तो इस तरह दोस्तों जब आप अपनी अपनी कस्टम रेंज के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी कस्टम रेंज है, अगर वहाँ तक अगर आपने अपने आईसी को अपने काउंटर को काउंट करवाना हो तो दोस्तों उसके लिए हम ये ट्रंकेटेड सीक्वेंस जो है वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी होने लगा, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, ये आप देखिए, ये एक 4 बिट काउंटर है, ये सॉरी आईसी है, ये 4 बिट आईसी है जिसके अंदर 4 बिट काउंटर लगा हुआ है। ये एक आईसी है जिसके अंदर 4 बिट काउंटर लगा हुआ है। क्लियर? अब दोस्तों 4 बिट का मतलब क्या है? 4 बिट का मतलब ये है 2 की पावर 4, यानी 0 से लेकर इक्वल टू 0 से लेकर 15 तक जो है वो इसकी रेंज है स्टेजेस को काउंट करने की, मतलब 0 से लेकर 15 तक काउंट करने की इसकी रेंज है। लेकिन लेकिन आप देखो इसको क्या कर रहे हो, आप इसको जो है स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? 9 से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपने इसको 0 से स्टार्ट नहीं किया। तो मतलब कहने का ये है कि जब आपका जो काउंटर है उसकी जो रेंज है 0 से 15 तक, जब उस रेंज को आप कम कर दो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से स्टार्ट करके उसको मैक्सिमम रेंज तक ले जाओ, या मिनिमम वैल्यू से लेकर उसको किसी भी अपनी मर्जी की मैक्सिमम रेंज तक ले जाओ दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस है। तो यहाँ पे देखिए आपने, हालांकि होना ये चाहिए था कि ये जो 4 बिट आईसी है ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन आपने इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 9 से स्टार्ट कर रहे हो। ये देखो 1001, तो ये बेसिकली 9 की बाइनरी है। ये किसकी बाइनरी है? 9 की बाइनरी है। मतलब आप इसको स्टार्ट कर रहे हो 1001, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर रहे हो। अब दोस्तों ये कहाँ तक जाएगा? 1001 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 1 1 1 और 1, यानी 15 तक जाएगा। स्टार्ट आप 9 से कर रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो? 15 तक जा रहे हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे 15 आएगा ना, यानी इस आउटपुट के ऊपर 1 1 1 और 1 यानी 15 आएगा, तो फ़ौरन से क्या होगा? ये जो आरसीओ है, इसके ऊपर एक वैल्यू जनरेट होगी जो कि क्या होगी? 1 होगी, जो कि क्या होगी? 1 होगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने डाटा लोड करवाना होगा दोबारा से, अगर आपने डाटा लोड करवाना होगा तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू दोगे? 1 दोगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर हमने डाटा लोड करवाना है तो आप यहाँ पे 1 दोगे, अगर आपने डाटा जो है वो लोड नहीं करवाना तो आप यहाँ पे 0 वैल्यू दोगे। तो मान लो मैं चाहता हूँ जैसे ही यहाँ पे 15 आए तो ये दोबारा से ये डाटा जो है लोड हो जाए, दोबारा से ये डाटा क्या हो जाए? लोड हो जाए। तो मैंने यहाँ भी 1 प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ भी 1 प्रोवाइड कर दिया। अब ये आर गेट है, आर गेट 1 1 हो तो मतलब आउटपुट क्या देगा? 1। वो 1 जो है इस नॉट गेट ने क्या बना दिया? 0 बना दिया। अब वो 0 जो है किसको मिलेगा? इस लोड के ऊपर मिलेगा, क्योंकि आपने 1 यहाँ पे 1 वैल्यू दी थी ना, जिसका मतलब है कि आपने यहाँ पे इस सर्किट को लोड करना है दोबारा से। तो ये 0 कहाँ मिल गया? यहाँ पे मिल गया। जब यहाँ पे 0 मिला तो ये जो लोड इनपुट है ये एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही लोड इनपुट एक्टिव होगी, लोड इनपुट क्या होगी? जैसे ही एक्टिव होगी तो फ़ौरन से क्या होगा? फ़ौरन से जनाब ये होगा कि ये जो लोड डाटा है ये नए सिरे से जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब दोबारा से 9 से शुरू हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपका जो ये वाला आईसी है ये 9 से लेकर 15 तक और 15 से वापस 9 तक जो है वो मैक्सिमम मूव कर रहा है। मतलब कितनी स्टेजेस है मैक्सिमम? 9 से 15 तक कितनी स्टेजेस बनती हैं? 7, यानी ये 7 स्टेजेस जो है वो सिर्फ कंप्लीट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कौन सा काउंटर है? ये एक मूड 7 काउंटर है, क्योंकि इसमें आप 7 स्टेजेस फुलफिल कर रहे हो ना, तो जितनी स्टेजेस आप मैक्सिमम फुलफिल कर रहे हो मूड उतना हो जाता है। तो मूड 7 काउंटर, ठीक है। तो ये इसकी उम्मीद है आपको इस आईसी की समझ आ गई होगी कि ट्रंकेटेड सीक्वेंस क्या होता है और ये मोड 7 काउंटर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, वो मैंने आपको प्रूव कर दिया। ठीक हो गया जी। और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपने इसको लोड ना करना हो, इस डाटा को आपने लोड ना करना हो, बल्कि आपने इसको नॉर्मल जैसे ये चल रहा था वैसे ही चलाने देना है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर यहाँ पे आप 0 प्रोवाइड कर दोगे और यहाँ पे से जो RCO है इसके ऊपर भी 0 अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जब 0 0 आएगा तो ये आर गेट क्या करेगा? ये आर गेट 0 0 पे 0 वैल्यू आउटपुट देगा। वो 0 ये नॉट गेट का कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। वो 1 कहाँ मिलेगा? इस लोड इनपुट के ऊपर मिलेगा। जब लोड इनपुट के ऊपर 1 मिलता है तो आपको पता है ये एक एक्टिव लो इनपुट है। लोड एक एक्टिव लो इनपुट है। जैसे इसके पास 1 आएगा तो ये एक्टिव नहीं होगी,
ये लोड इनपुट जो है 0 पे एक्टिव होती है, तो ये 1 के मिलने से एक्टिव नहीं होगी। जब ये एक्टिव नहीं होगी तो आपका जो आईसी है वो नॉर्मल स्टेट में काम करता रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये टाइमिंग डायग्राम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वो बता रहा है कि मोड 9 अगर आपने काउंटर बनाना हो, मोड 9 काउंटर का मतलब ये दोस्तों ये है कि ये 9 स्टेजेस जो है वो कंप्लीट करेगा। ऊपर वाला जो है वो 9 से लेकर 15 तक मतलब 7 स्टेजेस कंप्लीट कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 से लेकर 15 तक मतलब 7 स्टेजेस जो है वो कंप्लीट कर रहा था। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मतलब ये जो आईसी है ये 9 स्टेजेस जो है वो फुलफिल करे। तो उसके दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो आप यहाँ पे ये जो लोड इनपुट है इसके ऊपर वैल्यू दे दो 0 1 1 और 1। तो ये किसकी बाइनरी है? 0 1 1 1 ये 7 की बाइनरी है। तो 7 से लेकर 15 तक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है? क्योंकि ये 4 बिट आईसी है ना, तो 4 बिट का मतलब क्या? 4 बिट का मतलब 0 से 15 तक। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करवाया? हमने स्टार्ट करवाया 7 से। तो 7 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा? अपनी मैक्सिमम रेंज 15 तक। तो 7 से 15 तक अगर आप जाओ, अगर आप 7 से 15 तक जाओ तो ये जनाब आपके पास बन जाता है 9 स्टेजेस बन जाती हैं। कितनी स्टेजेस बन जाती हैं? 9 स्टेजेस बन जाती हैं। ये इसका पहला तरीकाकार है 9 स्टेजेस फुलफिल करने का। या दूसरा इसका तरीकाकार दोस्तों ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीकाकार आप समझाता हूँ। ये था पहला सोल्यूशन कि इस तरह आप यहाँ पे 7 से यहाँ पे स्टार्टिंग ही 7 से कर लो, तो फिर ये 7 से लेकर 15 तक जो है 9 स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोस्तों वैल्यू सर ने खुद वैल्यू कोई नहीं दी ऊपर, तो ये यहाँ पे हमने 9 से स्टार्ट क्यों किया था? यहाँ पे आप आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जो कि सर ने हमें खुद ये डाटा इनपुट प्रोवाइड की थी, 9 वाली बाइनरी खुद प्रोवाइड की थी, इसलिए हमने यहाँ पे 9 से 15 तक जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको सोल्यूशन मैंने बताया ना कि आप 7 से स्टार्ट कर लो, तो वो 7 मेरा आइडिया है। मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7 से स्टार्ट करके आप 15 तक जाओगे तो 9 आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कंप्लीट हो जाएगी, स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन ये मेरा सोल्यूशन था, लेकिन सर ने यहाँ पे कोई भी 7 की बाइनरी नहीं दी हुई, तो हम फिर क्या करेंगे? हम इसको स्टार्ट फिर 0 0 से ही करेंगे, मतलब 0 0 0 और 0। ठीक है, 0 0 से स्टार्ट करके जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आएगा 9, मतलब यहाँ पे आएगा 9, तो 9 की बाइनरी क्या होती है? 9 की बाइनरी होती है 1 0 0 1। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट करके हम 9 तक मैक्सिमम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमने कौन सा काउंटर बनाना है? 9 मोड 9 काउंटर बनाना है। तो मोड 9 काउंटर का मतलब यही है कि आपने अगर 0 से स्टार्ट किया है तो आप कहाँ तक जाओगे? मैक्सिमम 9 तक, आप 15 तक नहीं जाओगे। आप यहाँ पे अब 9 तक जाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने यही किया कि मैंने यहाँ पे 9 की बाइनरी लिख दी है कि जैसे ही हमारी इस आउटपुट पिन्स के ऊपर 9 की बाइनरी आएगी 1 0 0 1, तो फ़ौरन से ये हमारा जो ये है ना आईसी, ये दोबारा से क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। जैसे क्लियर हो जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा। जैसे ये रीसेट होगा तो दोबारा से ये 0 0 से शुरू कर देगा। अब ये कैसे क्लियर करेगा अपने आप को, वो भी मैं आपको प्रूफ करता हूँ। ये देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे आपने बाइनरी दी 1 0 0 1 0 0 1, तो ये जो 1 है, ये 1 इस पिन के थ्रू होता हुआ यहाँ पे इस एंड गेट को मिलेगा। उसके बाद ये जो पिन है इसके ऊपर भी क्या वैल्यू आ रही है? 1, तो ये 1 इस पिन के थ्रू होता हुआ इस एंड गेट को मिलेगा। मतलब एंड गेट की ये वाली इनपुट भी 1 होगी, ये वाली इनपुट भी 1 होगी। अब आपको पता है एंड गेट की अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या आती है? 1 आती है। तो यहाँ पे आउटपुट आई 1, ये 1 जो है इस वायर के थ्रू होता हुआ यहाँ पर ऐसे इस नॉर गेट को मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे मिलेगा 1। और उसके बाद आपने चूंकि इसको जो है लोड करवाना था, आपने क्या करवाना था? लोड करवाना था। लोड करवाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मल स्टेट क्या होती है? नॉर्मल स्टेट होती है कि जैसे वो वर्क कर रहा था वैसे करता रहे सिंपली। लेकिन हमने दोस्तों इसको जैसे यहाँ पे 9 आया तो हम चाहते हैं ये दोबारा से ये जो इनपुट डाटा है ये दोबारा से लोड हो। तो इसको लोड करवाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे 1 प्रोवाइड किया तो 1 और 1, और गेट की दोनों इनपुट 1 है, तो यानी आउटपुट आएगी 1। वो 1 इस ये जो आगे बबल लगा हुआ है नॉट गेट, इस नॉट गेट ने इस 1 को क्या बना दिया? 0 बना दिया। और ये जो 0 आउटपुट है ये यहाँ पे मिल रही है किसको? इस क्लियर इनपुट के ऊपर मिल रही है। और आपको मैंने अभी आगे बताया था जो जब इस क्लियर इनपुट के ऊपर 0 आता है, जब इस क्लियर इनपुट के ऊपर क्या आता है? 0 आता है, तो ये एक्टिव हो जाती है। जैसे ही एक्टिव होती है तो ये आपके इस आईसी को दोबारा से 0 से स्टार्ट करती है, मतलब 0 0 0 0 से स्टार्ट कर देती है। क्लियर? समझ लगी बात की? तो इस तरह दोस्तों हम 0 से लेकर 9 तक जो है 9 स्टेजेस जो है फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद ये इसकी टाइमिंग डायग्राम इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कैस्केडिंग काउंटर्स विद ट्रंकेटेड सीक्वेंस। वही चीज़ विद ट्रंकेटेड सीक्वेंस के किस तरह से आप जो है वो अपने डिफरेंट तरह के काउंटर्स को, मतलब आईसीज को आपस में कनेक्ट करके कंबाइन करके किस तरह से उनको ट्रंकेटेड सीक्वेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ट्रंकेटेड सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि मतलब आप अपनी मर्जी का सीक्वेंस रन करते हो, मतलब जो उसकी मैक्सिमम रेंज होती है वहाँ तक जाने के बजाय आप अपनी मर्जी के जो मैक्सिमम रेंज है वहाँ तक जो है इसको मूव करवाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये डिफरेंट जो है आईसीज़ को आपस में कंबाइन किया गया है। और ये कितने टोटल टोटल आईसी हैं, 3 आईसी हैं, मतलब 4 बिट का ये है, 4 बिट का ये है और 4 बिट का ये है। अब 4 4 8 और 4 12, मतलब 2 की पावर 12 ले ना, तो जो जवाब आता है उतनी इसकी मैक्सिमम रेंज है, इस काउंटर की उतनी मैक्सिमम रेंज है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। 2 की पावर अगर 12 लेंगे तो बहुत बड़ी आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आगे करके दिखाऊँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 32 64 64 दूना 128 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना ये बन गया, अल्लाह आपको भला करे, 1000 512 1000, हाँ 1024, यानी ये इसका आंसर आता है 1024। कितना आंसर आता है 1024, मतलब इसकी जो मैक्सिमम स्टेज है वो क्या है 1024, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी रेंज है। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो ज़रा, हमने अब 1024 की मैक्सिमम रेंज है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट ही होगा ज़ीरो से, यानी ज़ीरो से लेकर 1024 तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। लेकिन देखो देखो यहाँ पे देखो, जी सर ने जो वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। तो दोस्तों अगर आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप वहाँ से स्टार्ट ना कर रहे हो और अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर रहे हो अपने इस काउंटर को, तो ये इसी को तो हम जो है वो ट्रंकेट सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि जो आपका सबसे लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप होता है, या जो सबसे लास्ट वाला जो आईसी होता है, उसके आउटपुट, उसकी जो डाटा इनपुट होती है वो हम पहले लिखते हैं। तो इसकी इसकी डाटा इनपुट क्या है, 0001, तो मतलब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे और उल्टा लिखते हो। आप इसको कैसे लिखते हो, उल्टा लिखते हो, मतलब ये जो 1 है ये शुरू पे आ जाएगा, मतलब 1 0 0 0। उसके बाद नेक्स्ट इस आईसी की लिखो, तो इस आईसी की 00 है, तो 0 0 0 और 0। उसके बाद इस आईसी की आप लिखोगे 0 0 0 और 0। तो ये आप देख सकते हैं इस वैल्यू से ये स्टार्ट कर रहा है, हालांकि होना चाहिए था ये 00 से स्टार्ट करता, मतलब स्टार्ट कहाँ से करता, यहाँ पे भी 4 दफ़ा 0 था, यहाँ भी 4 दफ़ा 0 था और यहाँ पे भी 4 दफ़ा 0 था। ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, लेकिन हमने देखो इसकी इनिशियल स्टेट से इसको स्टार्ट नहीं करवाया, बल्कि अपनी मर्जी से ये देखो इस वैल्यू से स्टार्ट करवाया। अब ये इस वैल्यू से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1, यहाँ तक ये जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, समझ रहे बात को, तो मतलब हमने हमने एंड तो हम उसकी मैक्सिमम रेंज पे ही कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं। वो मतलब ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप स्टार्टिंग या तो अपनी मर्ज़ी से करो या एंडिंग आप अपनी मर्ज़ी से काउंटर के अंदर करो, तो इसी को हम ट्रंकेट सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अप अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर का तो आपको पता ही है, अप काउंटर वो होता है जो हमारी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ काउंटिंग करता है, और डाउन काउंटर वो होता है जो हमारी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ काउंटिंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर दिखाया, अप काउंटर दिखाया गया, जिसमें क्या हो रहा है 0 से लेकर 7 तक मतलब आप काउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक जो है काउंटिंग हो रही है, मतलब टोटल 8 बिट्स होगी, टोटल 8 स्टेजेस होगी, क्योंकि 3 बिट की है, टोटल स्टेज कितनी होती हैं 8 ही होती हैं। 2 की पावर अगर 3 लें तो जवाब कितना आता है 8 आता है, तो मतलब 0 से लेकर 7 तक जो है हम काउंटिंग कर रहे हैं। अप काउंटिंग के अंदर मतलब स्टार्ट 0 से हुआ और एंड जो है वो हम 7 से कर रहे हैं। छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज 3 बिट्स सिंक्रोनस अप काउंटर। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये एक दूसरा काउंटर है जो कि डाउन काउंटर है, और ये भी जो है वो 3 बिट सिंक्रोनस डाउन काउंटर है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी वैल्यू 7 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है 0, मतलब बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हो, तो मतलब आप 7 से 0 की तरफ जा रहे हो, दिस इज अ डाउन काउंटर। क्लियर। उसके बाद इस डाउन काउंटर की आगे नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे हमारे पास लेक्चर जो है वो एंड हो गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।